हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और हमारा वन टॉपिक पेज की लेक्चर सीरीज है जहाँ पे हम एक टॉपिक पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स, डेटा, स्कीम, व्हाटएवर, ठीक है, वो हम एक पर्टिकुलर पेज में एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज आवर सीरीज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये कुछ 10 टॉपिक्स है जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक वन, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिकली अगर हम बात करें तो पब्लिक लॉ और पब्लिक पॉलिसी का एग्जीक्यूशन करना, ठीक है। इट इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमिक execution of public law and public policy. It is the machinery and the process through which government carries out its function. एडमिनिस्ट्रेशन के बिना गवर्नमेंट अधूरी है। गवर्नमेंट का अगर बैकबोन देखें तो वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही है, ठीक है। वुड्रॉ विल्सन ने अपना एक ऐसे लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसमें उसने कहा था, इट इज कॉल्ड इट एज द गवर्नमेंट इन एक्शन एंड द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आर्ग्यूइंग दैट इट इज इजियर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू रन इट। पॉलिसी बनाना, स्कीम्स बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे आपको एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की जरूरत है। तो स्कोप्स के यहाँ पे दो व्यूज हैं। सबसे पहला है मैनेजरियल व्यू एंड देन यू हैव द इंटीग्रल व्यू। यू कैन गो थ्रू दिस कंटेंट। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम एज वेल एज हमारा जो वेबसाइट है उस पे भी फ्री रिसोर्सेस में अवेलेबल है। तो नैरो व्यू है, मैनेजरियल व्यू मतलब थोड़ा सा नैरो व्यू, कन्फाइंड सब्जेक्ट टू टॉप मैनेजरियल वर्क, ठीक है। लूथर गिलिक और अविक की जो है यहाँ पे जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होती है। कंसर्न विद द हाउ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम होगा, ठीक है। एक्सक्लूड्स द टेक्निकल एंड सब्सटेंटिव एक्टिविटीज एंड फोकस एफिशिएंसी ऑफ द फोकसिंग द फोकस जो है वो एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एफिशिएंसी पे ज्यादा इनका व्यू रहता है। दूसरा व्यू है इंटीग्रल व्यू। टॉप टू बॉटम सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है। एल डी वाइड और मार्शल, डेमोका एंड वुड्रॉ विल्सन इसके प्रोवोकर है। कंसर्न विद बोथ हाउ एंड व्हाट, कैसे करना है, ठीक है, हाउ और क्या क्या करना है। इंक्लूड्स मैनुअल, टेक्निकल एंड क्लेरिकल वर्क। अगर हम फोकस की बात करें तो टोटल एफर्ट टू अचीव द पब्लिक पर्पस, सिर्फ एफिशिएंसी नहीं लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसे भी अचीव करना है। पोस्टकॉप एंड फाउंडेशनल आइडियाज, ठीक है, तो ये ग्युलिक ने दिया था 1937 में, ठीक है। इसका मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड दी बजटिंग। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो पोस्टकॉप चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटॉमी। तो ये विल्सन और फ्रैंक ने दिया था कि पॉलिटिक्स जो है sets the task and administration merely executes them, ठीक है। गवर्नमेंट है वो टास्क सेट करेगी लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। सीकिंग अ वैल्यू न्यूट्रल बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिटिक ऑफ द डायकोटॉमी, तो बाकी के बाद जो एपलबी और वाल्डो आए थे स्कॉलर्स, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी एंड वैल्यू चॉइसेस, दैट शार्प सेपरेशन इज अनरियल। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हुई है तो एफिशिएंसी फर्स्ट फेज ऑफ द डिसिप्लिन है। अप्रोचेस का इवैल्यूएशन, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968 में इस पे बात की गई थी। इन्होंने रिएक्टेड अगेंस्ट द वैल्यू न्यूट्रल एफिशिएंसी, स्ट्रेस्ड ऑन द सोशल इक्विटी, रेलेवेंस, वैल्यूज एंड सर्विंग द डिसएडवांटेज, फोर्थ पिलर ऑफ इक्विटी जिसे हम कहते हैं। न्यू वे ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, मार्केट और बिजनेस टेक्निक्स को यूज करना है गवर्नमेंट में। स्ट्रेस द लेट मैनेजर्स मैनेज कंपटीशन, परफॉर्मेंस, कस्टमर फोकस एंड आउटकम्स, ठीक है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं करना है, आउटकम भी उससे चाहिए। फिर आता है आपका गुड गवर्नेंस एंड न्यू पब्लिक सर्विसेज, शिफ्टिंग टू पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स एंड सिटीजंस एंड नॉट द कस्टमर्स। आप किसे सर्व कर रहे हो, सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है, एज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन यू हैव डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, फोकसिंग ऑन गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नेशन बिल्डिंग इन डेवलपिंग स्टेट्स।
तो पूरा इवेल्युएशन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का देखें तो पहले सिर्फ सर्विसिंग थी, अब उसके बाद आउटकम्स आते हैं, उसके बाद उसमें आता है एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कस्टमर्स को चेंज करके होता है सिटीजंस, एंड देन इट इज नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले एम है उसका पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर। प्रॉफिट जो है वो इनका एम नहीं है। बाउंडेड बाय लॉ, यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट, आर्टिकल 14 को ये फॉलो करेंगे। पब्लिकली अकाउंटेबल, ओपन टू ऑडिट एंड स्क्रूटिनी, ठीक है, कोई भी सर्विसेज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटेबल है पब्लिक को डायरेक्टली, ठीक है, स्क्रूटिनी भी होगी, ऑडिटिंग भी होगा। पॉलिटिकल डायरेक्शन, चेंजेस विद गवर्नमेंट, बट ऑब्वियस है, एंड मोनोपोली इन मेनी सर्विसेज, वाइड सोशल स्कोप। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉफिट मेकिंग इनका एम है। हाँ, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है बट डिस्क्रिशनरी भी है थोड़ा सा। अकाउंटेबल मेनली टू ओनर्स एंड द शेयर होल्डर्स, गाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ऑपरेट्स इन कॉम्पिटिशन विद नैरोअर स्कोप, क्योंकि मेन फंक्शन ही इनका प्रॉफिट है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इट इज द बैकबोन ऑफ द स्टेट, क्योंकि कोई भी पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम है, लॉ है, कुछ भी है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। सो इट इज द परमानेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी वेलफेयर स्टेट में या डेवलपिंग स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कुछ भी रेगुलेट नहीं हो सकता है, ना ही कोई भी वास्ट स्केल पे डिलीवर हो सकता है। स्टेबलाइजर, प्रोवाइड order, continuity and services during political change, crisis and disasters. केंद्र में सरकार हो ना हो, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल हो या ना हो, but there will always be a collector, there will always be an administration to serve you. गुजरात में स्पीपा है, ठीक है, which is the center's state's premier center for the study and training of public administration. 2019 GPSC has asked, explain how public administration and governance have become part of modern democracy. तो पहली चीज समझाइए, मॉडर्न डेमोक्रेसी से आप समझते क्या है, ठीक है, और उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो है क्या रोल प्ले करती है। 2014 identified the 5 major contributors who define public administration and summarizes this definition that identifies public एडमिनिस्ट्रेशन। कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्वेश्चन है, 5 मेजर कंट्रीब्यूटर्स पूछे हैं, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है, उस पे क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट फॉर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही सिंपल सा ये चीज है कि डेवलपिंग नेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है या उसी डेवलपिंग नेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1950s और 60s से जो है डेवलपिंग नेशंस में ये इमर्ज होती है, क्योंकि उस समय आप देखते हैं काफी सारे सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और ये चीज फोकस करती है कि अब हमें ये जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उस पर भी फोकस करना है, नॉट जस्ट लॉ एंड ऑर्डर। तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर, ठीक है, एंड विच इज द यूज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू अचीव द नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, एंड देन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज strengthening and reform of the administrative system itself so that it becomes capable of carrying that development. Development हो रहा है, हम डिजिटल इंडिया लेकर आए हैं, ठीक है, अब डिजिटल इंडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिस्टम है जो से एग्जीक्यूट करेंगे उसको भी पहले स्ट्रेंथन करना है, उसको भी पहले डेवलप करना है सो दैट दे कैन इंप्लीमेंट डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन पहले ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होनी है। सो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट गोल ओरिएंटेड है ये बेसिकली, ठीक है, इनका डायरेक्ट अचीव में जो है मोटो है इज टू अचीव द कॉन्क्रीट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स विच इज द ग्रोथ, पॉवर्टी रिमूवल, हेल्थ, लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंज ओरिएंटेड एंड इनोवेटिव, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अब यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इट एक्टिवली प्रमोट्स
planned change rather than maintaining the status quo, willing to do at the experiment, result and outcome focus, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है तो अब जो है रिजल्ट मैटर करेगा, जज बाय द टारगेट्स मेट एंड पब्लिक वैल्यू क्रिएटेड, client oriented and participative, reach the citizens, especially the weaker section, and mobilize people for development, time bound and program based, works through plans, projects and mission with schedules and measurable milestone. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही अब यहाँ पे डेवलपमेंटल गोल्स अचीव करना है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है, तो उसमें होगा सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, स्किल्स डेवलप करना, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रीऑर्गेनाइजिंग द एजेंसीज, डिसेंट्रलाइजेशन, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर्स एंड इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, मेरिट रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल. तो यहां पे मिशन कर्मयोगी को आप रिलेट कर सकते हैं. स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इटसेल्फ, एटीट्यूडनल चेंज, शिफ्टिंग फ्रॉम अ रेगुलेटरी टू स्टेटस को माइंडसेट टू अ डेवलपमेंट सिटीजन सेंट्रिक वन, and precondition and product. A reformed administration is both the tool for development and something which is reshaped by the developmental process itself. तो यहां हमारे पास दो चीजें हैं कंपैरिजन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले यूजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मीन्स टू अचीव द डेवलपमेंट एंड डेवलप्स द एडमिनिस्ट्रेशन एज द मीन्स इटसेल्फ. फोकस है डिलीवरिंग द डेवलपमेंटल गोल्स, यहां पे फोकस है बिल्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी. पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव को तो स्ट्रेंथन करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स. एम्फोसिस इज ऑन द प्रोग्राम्स, प्लान्स एंड द आउटकम्स. यहां पे एम्फोसिस है स्ट्रक्चर, स्किल्स एंड द सिस्टम. व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अचीविंग? आंसर फॉर द क्वेश्चन, और यहां पे आंसर है इज द मशीनरी फिट फॉर द टास्क टू अचीव दैट गोल. ठीक है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड इंटरनल ओरिएंटेशन है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इटसेल्फ. रिक्स के इकोलॉजिकल अप्रोच है. तो फ्रेड रिक्स थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, इट मस्ट बी स्टडीड इन रिलेशन टू इट्स सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट, एन अप्रोच कॉल्ड इकोलॉजिकल. अकेले आप एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ नहीं समझ सकते, बाकी सारे मेजर्स, बाकी सारी चीजों को साथ में लेकर समझना है. तो उन्होंने कंपैरेटिव चीजें ली थी, वर्क बिल्ड आइडिया, टाइप मॉडल्स ऑफ सोसाइटी, द फ्यूज, traditional agrarian and undifferentiated, the diffracted, modern industrial, highly specialized, and in between the prismatic society where old and new structure coexist, जैसे कि हमारा इंडिया. तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी हेट्रोजेनिटी वाली रहेगी, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कोएग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, फॉर्मलिज्म है, गैप बिटवीन द फॉर्म एंड रियलिटी, ओवरलैपिंग है क्योंकि ओल्ड स्ट्रक्चर्स डू नॉट are doing the new functions, and the Scylla model of administrative offices in a condition, working condition. यहाँ पे अगर हम heterogeneity की relevance की बात करें तो it mirrors the transitional economies like India. इंडिया में ये जो prismatic society है वो ज्यादा coexist कर रही है. It explains why written rules and practice differ. Caste kinship influence the formal bureau, and Gujarat's mix of rapid industrial growth with traditional rural society fits this prismatic type. 23 में जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट. सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन. देन यू हैव योर मोस्ट फेवरेट वन, गुड गवर्नेंस. क्या है गुड गवर्नेंस? ठीक है, उसके मॉडल्स क्या है, उसके पिलर्स क्या है, उसके 8 एट्रीब्यूट क्या है जो वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं. ठीक है, और हम गुड गवर्नेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं. फेवरेट टॉपिक है जीपीएससी का. तो पहले तो गवर्नेंस क्या है? प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड इन्वॉल्विंग द स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड द प्राइवेट सेक्टर. तो ये है गवर्नेंस, सारी चीजों का एग्जीक्यूशन करना, गोल्स अचीव करना, ये सब कुछ. गुड गवर्नेंस क्या है? मीन्स द गवर्नेंस दैट इज
participatory, transparent, accountable, effective and equitable, and that upholds the rule of law so that the voices of the poorest and the most vulnerable are heard. गवर्नेंस सब कर रहे हैं, लेकिन गुड कौन सी है? तो उसके हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने 8 पिलर्स दिए, 8 एट्रीब्यूट्स दिए। तो सबसे पहले पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, यानी कि सारे ग्रुप्स जितने भी सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वॉइस जो है डायरेक्टली या थ्रू अनदर बॉडीज आर बीइंग हर्ड। रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहेगा, तो उससे क्या होगा? फेयर लीगल फ्रेमवर्क रहेगा, इम्पार्शियली एनफोर्स्ड रहेगा। ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, आपका आरटीआई। रिस्पॉन्सिवनेस, institutions serve stakeholders in the reasonable time. Consensus oriented mediates differing interests to a broad agreement. Equity and inclusiveness, all members feel a stake, no one is excluded. Effective and efficient, very important, results meet needs while best using the resources. And accountability, decision makers are answerable for their actions to the पीपल। तो ये 8 एट्रीब्यूट है जो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ गुड गवर्नेंस। ठीक है, कोर पिलर्स है आपकी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कि जो भी डिसीजन है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है ही, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, लोगों को पता है कि सिस्टम कैसे चल रही है, उनके पास उनकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ओपन है एंड एक्सेसिबल सो दैट सिटीजन कैन सी हाउ पावर इज यूज्ड। करप्शन हो रहा है तो चीजें बाहर आ रही है, आर्बिट्रेरीनेस हो रहा है तो चीजें बाहर आ रही है। तो जब एनजेएसए की आपकी बात होती है ना, तो ये चीज बहुत आती है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जजेस अपॉइंट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन पीपल लैक इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग, ठीक है, दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग, व्हाट आर द फैक्टर्स बीइंग टेकन इनटू द कंसिडरेशन, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी का इशू रेज होता है। देन यू हैव अकाउंटेबिलिटी, तो भाई पब्लिक ऑफिशियल्स हो गया, फिर या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गया, सोसाइटी हो गया, सारे के सारे लोग आर आंसरेबल टू द पीपल। ठीक है, और ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं है, अगर आपका प्राइवेट सेक्टर है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स, जिन जिन से भी उन्होंने डिबेंचर्स लिए हैं उनको आंसरेबल है, जिन जिनकी भी इक्विटी है उनकी कंपनी में उनको आंसरेबल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी कहीं पे भी नहीं होती है, एवरीवेयर अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट। देन यू हैव रिस्पॉन्सिवनेस, तो भाई रीजनेबल टाइम में जो भी हमारी सर्विसेज है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ भी इशू होता है तो यू ऑलवेज हैव अ ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम, जहां आप आपके ग्रीवियंसेस रजिस्टर कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, सबसे पहले तो आपका आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 जो 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देगा। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आप अपॉइंट करेंगे जिसका काम रहेगा 30 दिन में लोगों को रिप्लाई देना। देन यू हैव सिटीजंस चार्टर, सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइडेड रहेंगी, उनका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, टाइमलाइन क्या रहेगी कि कब तक आपको ये सर्विसेज मिल जाएगी, नहीं मिलती है, उसमें कोई इश्यू है तो ग्रीवियंसेस आप कैसे सीख कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है सिटीजंस चार्टर में दी जाती है। सॉरी, देन यू हैव सोशल ऑडिट, भाई काम हो रहा है, ठीक है, हमको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, सर्विसेज डिलीवरी भी हो रही है, लेकिन ऑडिट कौन करेगा कि सही से हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए है आपका सोशल ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा का जिस तरीके से सोशल ऑडिट होता है, इससे क्या होता है कि कोई भी लीकेजेस है, अगर कहीं भी कुछ इशू है तो वो बाहर आएंगे और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। ई गवर्नेंस, यूज ऑफ आईसीटी फॉर सर्विस डिलीवरी, बैक्ड बाय डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, रिड्यूसिंग डिस्क्रिशन डिले, जैसे कि आपका डीबीटी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है गवर्नेंस को और बेटर करती है। एंड देन यू हैव योर ग्रीवियंस रिड्रेसल, लोकपाल एंड द लोकायुक्ता ऑफिसर्स। ई गवर्नेंस एंड द स्मार्ट स्टेट, तो ई गवर्नेंस, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ई गवर्नेंस ही रहेगा कि किस तरीके से हम आईसीटी का यूज करके जो गुड गवर्नेंस है उसे और बेटर कर रहे हैं, उसे और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम स्मार्ट गवर्नेंस देखते हैं। व्हाट इज स्मार्ट? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है,
सिंपल सी चीज है। फिर है आपका अनदर टूल इज योर राइट टू इंफॉर्मेशन, जो ट्रांसपेरेंसी ला रहा है हमारी वर्किंग में, और सिटीजन्स को पता चल रहा है कि क्या क्या, मतलब दे हैव अ राइट टू नो बेसिकली। देन यू हैव सिटीजन्स चार्टर, द सर्वोत्तम मॉडल, रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड्स है। डीबीटी है, जहां पे आपकी जो जितनी भी लीकेजेस थी उसमें कट्स हैं। टारगेट सब्सिडाइज ट्रांसपेरेंटली, जितनी भी सब्सिडी मिलनी है हमें हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मिलेगी, उसमें कोई कट नहीं है। सोशल ऑडिट अंडर मनरेगा, ग्रास रूट्स अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। सेकेंड एआरसी ने कहा है, ठीक है, जो वीरप्पा मोइली के अंदर बनी थी, उसका ये रिकमेंडेशन है टू मेक गुड गवर्नेंस इट्स सेंट्रल थीम विथ रिपोर्ट्स ऑन आरटीआई, एथिक्स, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल गवर्नेंस। गुजरात का ये स्वागत पोर्टल है, बेसिकली ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जो टाइमली सॉल्व नहीं हुई है तो आप स्वागत पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और देन उस पे जो है स्टेट सुनवाई करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे डायरेक्टली सीएम उस पे सुनवाई करते हैं। जीपीएससी मेंस 2019, इज गुड गवर्नेंस एन इंडिकेटर ऑफ एथिकल गवर्नेंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो क्या गुड गवर्नेंस जो है एथिकल गवर्नेंस का एग्जाम्पल है? तो पहले बताओ गुड गवर्नेंस क्या है, फिर बताओ एथिकल गवर्नेंस क्या है, और किस तरीके से गुड गवर्नेंस जो है वो एथिकल गवर्नेंस का इंडिकेटर है। 2017, civil services rules by themselves will not lead to good governance if they are not backed by political will and ethical values of administration. Explain in the context of challenges to good governance. तो सिविल सर्विसेज रूल्स अकेले से कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल विल चाहिए। जिस तरीके से हम मनरेगा में सोशल ऑडिट लेके आए हैं, या मेघालय में जो स्टेट गवर्नमेंट सोशल ऑडिट एक्ट लेके आया है, तो इस तरीके से बहुत और भी, जैसे स्वागत है गुजरात में, एटीवीटी है आपड़ो तालुको, वाइब्रेंट तालुको, ऐसे बहुत सारी चीजें जो सरकार की तरफ से आई हैं, ई ग्राम्स एंड मेनी थिंग्स, ठीक है। वहां से आपको ये पता चलता है कि पॉलिटिकल विल कितनी इंपॉर्टेंट है और उसी एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल वैल्यूज कितनी जरूरत है। ई गवर्नेंस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो गवर्नेंस में आईसीटी का यूज करना, ठीक है, at delivering public services, exchanging information and integrating administration in a fast, transparent and citizen-centric manner. Basically, governance में information communication technology का यूज करना और जितने भी public services है उसको और efficient and responsive बनाना। वर्ल्ड बैंक कहती है use of ICT by government agencies to transform relations with citizens, businesses and other arms of गवर्नमेंट, दिस इज ई गवर्नेंस, ठीक है। इन्होंने इट हैज मूव एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ मैनुअल फाइल ड्रिवन सिस्टम टुवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस दैट इज सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। सेकेंड एआरसी ने भी रिकमेंड किया है कि भाई आईसीटी को यूज करना चाहिए फॉर रिफॉर्मिंग द सर्विस डिलीवरी एंड रिड्यूसिंग द करप्शन इन द सिस्टम। चार हमारे इंटरैक्टिंग मॉडल है ई गवर्नेंस के। सबसे पहले है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, डायरेक्ट सर्विसेज टू द सिटीजन्स, ठीक है, जैसे कि आपका उमंग ऐप हो गया, डिजी लॉकर हो गया, राइट। तो जहां पे डायरेक्टली गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच आईसीटी का यूज है। बिल पेमेंट्स, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ग्रीवियस रिड्रेसल लाना, ठीक है। देन यू हैव गवर्नमेंट टू बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना, ई प्रोक्योरमेंट, टैक्स फाइलिंग, लाइसेंसिंग ऑफ द फर्म्स, जीएसटी पोर्टल्स, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लाना, ठीक है, डेटा का शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, ई ऑफिस, पीएफएमएस, ट्रेजरी नेटवर्क्स। एंड देन यू हैव गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकारी खातों में गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में आईसीटी का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल पेरोल के लिए सर्विस रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग एंड लीव मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ई कोर्ट्स का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है फॉर बिटवीन द जुडिशरी एंड द सिटीजन्स, लॉयर्स, एवरीवन, ठीक है। तो ये सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है। की इनिशिएटिव प्रोग्राम्स या प्लेटफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं,
तो सबसे पहले आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में आया था, ठीक है। 31st मिशन मोड प्रोजेक्ट था अक्रॉस द सेंट्रल, स्टेट एंड इन द इंटीग्रेटेड सर्विसेज। डिजिटल इंडिया लॉन्च इन 2015, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना, सर्विसेज ऑन डिमांड एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिलॉकर, क्लाउड डॉक्यूमेंट वॉलेट, पेपरलेस वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स लिंक टू आधार। यूनिफाइड मॉडल मोबाइल ऐप फॉर सर्विसेज उमंग, सिंगल ऐप एग्रीगेटिंग सेंट्रल स्टेट ई सर्विसेज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जितनी भी सब्सिडीज है कैश सब्सिडीज नहीं बल्कि आपके खाते में डायरेक्टली वो अमाउंट जाएगा, जिसकी वजह से लीकेजेस होंगे, जो मिडल मैन जो कट लेता था वो खत्म हो जाएंगे। एंड देन यू हैव कॉमन सर्विस सेंटर, रूरल एक्सेस पॉइंट्स डिलीवरिंग सर्विसेज एट द लास्ट माइल। लेकिन ई गवर्नेंस को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो सर्टेन अपॉर्चुनिटीज भी है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन। जितनी चीजें ऑनलाइन होंगी लोगों को और पता रहेगा, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी और करप्शन जो है कम होगा। मिडलमैन और रेंट सीकिंग, ये जो बीच के लोग थे उनकी माल प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएगी। एफिशिएंसी एंड स्पीड, बट ऑब्वियस है अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ट्रैकिंग सिस्टम है बहुत सारी सर्विसेज डिलीवरी में, तो आपका सर्विस डिलीवरी फास्टर होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ रही है बहुत, तो इट विल ब्रिंग मोर एफिशिएंसी इनटू यू। कॉस्ट जो है लो कर रहा है, ठीक है। आपको बार बार डिपार्टमेंट्स नहीं जाना है, कल आइए परसों आइए, सीधा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। एंड रिड्यूसिंग द पेपर वर्क थ्रू ऑटोमेशन एंड सिंगल विंडो, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, ग्रीवियंस पोर्टल, RTI ऑनलाइन डैशबोर्ड एनेबल सिटीजन फीडबैक एंड मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन, DBT विद जेम, जनधन, आधार एंड मोबाइल, प्लग लीकेजेस एंड कट डुप्लीकेट्स एंड गोस्ट बेनिफिशियरीज। कुछ चैलेंजेस भी हैं सर्टेनली। सबसे पहला तो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल डिवाइड, ठीक है। रूरल है, पुअर है, एल्डरली विमेन है, ठीक है, बहुत सारे डिसेबल्ड लोग हैं, ये इन सर्विसेज से और इंटरनेट गैप से थोड़े से बाहर है, ठीक है। इंटरनेट गैप्स इनको इशू करता है। पुअर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी लास्ट माइल बॉटलनेक्स है, लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल पेनिट्रेशन आज भी बहुत सारे एरियाज में भारत के एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी, बट ऑब्वियस है हम लोग DPDP एक्ट डेफिनेटली लेके आए हैं, बट स्टिल हमारा डेटा ब्रिच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लो डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, इंटरनेट तो पहुंच गया, व्हाट्सएप चलाना आ रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग, बट सर्विसेज डिलीवरी के लिए इंटरनेट को कैसे यूज करना है, तो वहां पे डिजिटल लिटरेसी का इशू है। रेजिस्टेंस टू चेंज, इवन इन द ऑफिशियल वेज, इवन इन द पब्लिक, भाई बैंक जाकर ही स्टेटमेंट लेना है एंड दे आर नॉट यूजिंग द एप्स इन ऑर्डर टू डाउनलोड द स्टेटमेंट। जस्ट अ वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल्स की तरफ से भी एक्सेप्टेंस करना इशू आ रहा है एंड इवन फॉर द सिटीजंस। एंड देन यू हैव इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिलोस, डिपार्टमेंट रन सेपरेट डेटाबेस एंड दैट डू नॉट टॉक टू ईच अदर। गुजरात की कुछ स्कीम्स, ई ग्राम, विश्वग्राम, ठीक है, कनेक्टिंग विलेज पंचायत विद द कंप्यूटर एंड ब्रॉडबैंड सो सर्टिफिकेट्स एंड रिकॉर्ड रीच सिटीजंस लोकली। स्वागत ऑनलाइन, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले 2003 में दी देन CM नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लेकर आए थे, ठीक है। और भी दूसरा गुजरात के प्लेटफॉर्म है जैसे ATVT है, आपड़ो तालुको, वाइब्रेंट तालुको, जन सेवा केंद्रास एंड ई धारास, ठीक है, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से डिजिटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है चीजों में, बट स्टिल थिंग्स विल टेक टाइम। जीपीएस से 2022 में क्वेश्चन पूछती है, ई गवर्नेंस एपिटमाइजेस डीब्यूरोक्रेटाइजेशन थ्रू, दो इन रियलिटी ई गवर्नेंस निगेट्स एंड डीब्यूरोक्रेटाइजेशन। डिस्कस। सिटीजन चार्टर, इतना सब गवर्नेंस और ये सब आएगा कहां से? सिटीजन चार्टर से ही तो आएगा। नॉट जस्ट सिटीजन चार्टर, बट जो सिटीजन चार्टर है उसका वन ऑफ द पिलर है। तो सिटीजन चार्टर बेसिकली है क्या? इट इज अ रिटन voluntary declaration of by a public service organization of its standard, quality, time frame of service delivery, grievance redressal mechanism, transparency and accountability towards its user. Written document है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए,
ठीक है, जहां पे वो वॉलंटरीली डिक्लेयर करेंगे कि हम कौन कौन से सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड्स है, कौन सी क्वालिटीज है, कितने टाइम फ्रेम में आपको ये सर्विसेज डिलीवर होंगी, नहीं होती है या कुछ कंसर्न रहता है तो उसमें ग्रीवियंस रिट्रेजल मैकेनिज्म कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी कैसी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी कैसी रहेगी। तो बेसिकली सिटीजन्स चार्टर जो है, जो आपकी पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आती है। ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, इट इज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द सिटीजंस एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम ये ऑफर कर रहे हैं और हमारे बीच में अग्रीमेंट है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स बेसिकली कमिटमेंट। ठीक है, and represents a systematic effort to focus governance on the citizens as the recipient and beneficiaries of the public services। हम citizens, हम जो हैं, we are the beneficiaries of the public services, तो वो हमें timely मिलनी चाहिए without any errors, without any leakages। So the idea rests on the belief that citizen is the center of administration and has a right to expect a defined legal services। We are the center of administration। हमारे बिना एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर ही किसे करेगा, सर्विस डिलीवरी करना है तो किसे करना है, वी द सिटीजंस ऑफ इंडिया, राइट। अगर हमें नहीं करोगे तो किसे करोगे, तो हम ही तो है सेंटर, वी आर द आई। ओके, ओरिजिन है यूनाइटेड किंगडम 1991। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिटीजन चार्टर टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज। लेटर ऑन उसे रीनेम किया गया सर्विस फर्स्ट इन 1998। इंडिया में हम 1997 में लेकर आए थे। अडॉप्टेड एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एज द नोडल एजेंसी। ग्लोबली फिर बेल्जियम में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, बहुत सारी जगह से अब ये सिमिलर फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। सेकेंड एआरसी क्या कहती है 12th रिपोर्ट में, recommended making charters effective, specific and backed by the सेवोत्तम मॉडल। सेवोत्तम मॉडल प्लीज अच्छे से इसको थोड़े डिटेल वे में पढ़िएगा, बिकॉज सेवोत्तम मॉडल एक बार आप समझ गए ना तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी और ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में और ग्रास्प करने में इजी रहता है। तो जो यूके के प्रिंसिपल्स हैं चार्टर के, सिटीजन्स चार्टर के, सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई क्वालिटी रहेगी, ठीक है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। लेटर सर्विस फर्स्ट में उसने कहा है कि सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, कौन से स्टैंडर्ड्स रहेंगे आपके सर्विसेज में वो भी नक्की करिए। चॉइसेस फॉर यूजर्स वेरेवर पॉसिबल, मेक इट ओपन एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सब कुछ उन्हें बताओ क्या क्या है, वो अपनी चॉइस खुद डिसाइड करेंगे। स्टैंडर्ड, स्पेसिफाई एंड मीट सर्विसेज स्टैंडर्ड। लेटर इट इज सेइंग कंसल्ट एंड इन्वॉल्व द यूजर्स आल्सो। Value for the taxpayers' money, encourage access and promote choices, accountability of the service providers, treat all people fairly and put things right when they go wrong, transparency in rules, procedures and grievances, use resources effectively and innovate and improve। तो सिटीजन्स चार्टर के हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ये। सबसे पहले है आपका विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो एजेंसीज के गोल्स क्या है एंड व्हाट आर द कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द सिटीजंस, सर्विस स्टैंडर्ड्स, डिटेल्स ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी बेंचमार्क्स एंड डिफाइंड टाइम फ्रेम फॉर द डिलीवरी, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ प्रोसीजर, फीस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल। सारी चीजें क्लियर करो भाई। Grievance redressal, an accessible complaint mechanism with time limits and an expectation of citizens, obligation of users। तो ये हमारी 4 essential commitments है, components है इन आर सिटीजन्स चार्टर। सबसे पहले क्या विजन रहेगा, सर्विसेज के स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, तो क्वालिटी है, टाइम फ्रेम है, सारी चीजें, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, फीस कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आप बताएंगे। और इवेंचुअली ग्रीवियंस रेट्रेजल कैसा रहेगा, कंप्लेंट मैकेनिज्म कैसा रहेगा, किसे कंप्लेन करनी है, कितने टाइम में आपकी कंप्लेंट सुनी जाएंगी, वो सारी चीजें ये बताएगा। सेवोत्तम मॉडल के 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला है आपका सिटीजन चार्टर, citizens charter and service standards, then you have public grievance redressal and then you have service delivery capability। तो citizens charter की क्या लिमिटेशन है, नॉन जस्टिशिएबल,
यानी कि आप उसको कोर्ट के थ्रू, स्टेट्स के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सरकारी किसी विभाग में जा रही हूं, वहां पे सिटीजन चार्टर नहीं है, तो मैं कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन नहीं लगा सकती कि यहाँ पे सिटीजन चार्टर नहीं है, मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। एथिकली गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो सकती है, लेकिन इट इज नॉट जस्टिशिएबल। कोर्ट के थ्रू हम कुछ करवा नहीं सकते इसमें, ठीक है। कोर्ट भी चलो भावनाओं में बोल देगी, लेकिन जजमेंट या डायरेक्शन नहीं दे सकती, एडवाइस कर सकती है, तो इसके लिए कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ड्राफ्टेड टॉप डाउन विदाउट कंसल्टिंग सिटीजंस और स्टाफ। सिटीजन चार्टर आपने बनाया है, लेकिन स्टेक होल्डर्स कौन है उस सिटीजन चार्टर के? सिटीजंस। स्टाफ, उनको कंसल्ट नहीं किया है आपने। वेग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड स्टिल अनअपडेटेड कंटेंट। बहुत भाई पुराने कंटेंट है, अपडेशन नहीं है, वेग है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, ठीक है। पुअर अवेयरनेस अमंग सिटीजंस एंड द फ्रंट लाइन स्टाफ। डांग में किसी गांव में चले जाओगे, वहां पे शायद कोई सरकारी विभाग होगा, तो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन को क्या अवेयरनेस ऑफ द सिटीजंस चार्टर? नॉट फॉरगेट ट्राइबल पॉपुलेशन, इफ यू इवन गो टू वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पे आम आदमी को नहीं पता है कि सिटीजन चार्टर क्या है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग एवरीवन, but then there exist certain people who are not aware of this, not certain majority I would say, कि भाई सिटीजन चार्टर है क्या, क्यों उसकी जरूरत है, ठीक है। तो आम आदमी को अवेयरनेस नहीं है, and treated as a one time formality, not a living commitment। कोई आता है अधिकारी, तो उनको दिखाने के लिए सिटीजन चार्टर है हमारे पास, लेकिन उस सिटीजन चार्टर के इंपॉर्टेंस क्या है कि वो एक कमिटमेंट है, ये नहीं समझना, ठीक है। तो ये इसके एक लिमिटेशंस है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो मेक इट पार्टिसिपेटिव। सिटीजन चार्टर बनाने के वक्त ही आप सिटीजंस को कंसल्ट कीजिए, स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट कीजिए, एंड मेक योर सिटीजन चार्टर एज सिंपल, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। लोगों को समझ में आए वैसा, टू बी शॉर्ट। बैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन चार्टर का पर्पस ही क्या है? हम टाइमली सारी चीजें देखेंगे, सब कुछ सर्विसेज डिलीवरी अच्छी होगी, क्वालिटी रहेगी, तो उसके लिए क्या रहेगा? सिटीजंस राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेस सर्विस डिलीवरी रहेगा, कि अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर रिव्यूज, ये नहीं कि हमने कर दिया है, सर्विस डिलीवरी दे दी है, तो उसका रिव्यू कैसे होगा? सोशल ऑडिटिंग के थ्रू। Gujarat citizens facing system such as Jan Seva Kendras and Swagat complement the idea of the citizens charter because of the fixing time frames and grievance redressal of the services. GPSC Mains 2017, citizens charters have not achieved the objective efficiency and accountability in public services. Discuss. तो आपको कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे एडअप करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि डिस्कस है यहाँ पे, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है भाई, ये नहीं हुआ है, अब इसको एक्सप्लेन करो। यूपीएससी 2018 मींस सिटीजंस चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसपेरेंसी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेट इफेक्टिवनेस। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। सिटीजंस चार्टर क्या है वो एक्सप्लेन करो। इट इज एन आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कैसे? लिमिटेशन है, चैलेंजेस क्या है वो बताइए और मेजर्स दीजिए, सजेस्ट द मेजर्स। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए है, यूनियन और स्टेट के लिए, ठीक है। बोथ टीयर्स में ये सर्वेंट्स जो है काम करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड फॉरेन सर्विसेज। तो आईएएस और आईपीएस प्री इंडिपेंडेंट एरा से है, एंड आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो 1966 में जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है। ऑफिसर्स जो है वो रिक्रूट और उनका जो ट्रेनिंग है वो सेंटर करती है, और स्टेट कार्डर के थ्रू स्टेट्स में अलॉकेट किए जाते हैं उन्हें। लबासना है एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। एसपीपीएनपी जो कि आपके आईपीएस ऑफिसर्स के लिए है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्ट्रांगली डिफेंड किया था इस कॉन्सेप्ट को और कहा था कि हमारे जो मॉडर्न आईएएस है दे विल बी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन है। Then you have All India Services Act of 1959, which empowers the state to frame rules on recruitment and condition of services in consultation with the state governments. Recruitment UPSC करता है through examination, लबासना में ट्रेनिंग होती है, SVPNP की थ्रू IPS की ट्रेनिंग होती है, IGNFA की देहरादून में IFOS की। काडर कंट्रोल जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है IAS का करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स IPS एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट IFOS। डुअल कंट्रोल फीचर है बेसिकली। तो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कौन करता है? यूनियन। कार्डर अलॉटमेंट स्टेट और जॉइंट कार्डर। डे टू डे पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट। डिसिप्लिनरी एंड मेजर पेनल्टीज यूनियंस। सैलरी एंड सर्विसेज यूनियन फ्रेमवर्क। ठीक है। अब आईएएस के एडवांटेजेस, AIS के एडवांटेजेस। यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, सबका एक जैसा सिलेक्शन, सबके लिए एक जैसा मेरिट, सबके लिए एक जैसा स्टैंडर्ड, कोई इसमें भेदभाव नहीं हो रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड एन ऑल इंडिया आउटलुक। ठीक है। एग्जाम लेने का, कंडक्ट कराने का, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का, आईएएस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो एक नेशनल इंटीग्रेशन इसमें क्रिएट होता है। फील्ड एक्सपीरियंस इन स्टेट विद ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन। Insulation from poorly local pressures and some independence is given. Certainly, all India services है तो अपने हिसाब से थोड़ी independent body भी है। Common ethos linking center and state. Political neutrality. तो all India civil services जो है अपनी एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी पॉलिटिकली न्यूट्रल होके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, कोई पार्टीशन नहीं होता है एंड ऑनेस्टली सारी चीजें होती है। एनोनिमिटी। सिविल सर्वेंट्स act behind the minister who is publicly and parliamentarily accountable. Officials avoid the limelight. Permanence and professionalism. Permanent है, कोई भी सरकार आएगी ये लोग परमानेंट रहेंगे क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड सर्विसेज पे हुआ है। कंडक्ट रूल्स, तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर जो है इनका पार्टिसिपेशन रहता है और इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी इनको मेंटेन करना होता है। चैलेंजेस टू न्यूट्रलिटी, सबसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। ऑफिसर्स प्रेशर टू फेवर द रूलिंग पार्टीज एजेंडा। आर्बिट्रेरी एंड ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स। ठीक है, बहुत बार प्यूनिटिव ट्रांसफर होती है, पनिशमेंट ट्रांसपोस्टिंग होती है। ठीक है। committed bureaucracy debate. So demand for a service committed to ideology weakens the neutrality. Erosion of anonymity. ठीक है, पब्लिकली अब ऑफिसर्स आ रहे हैं, काम बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया की वजह से, तो एनोनिमिटी नॉर्म जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्सस एंड करप्शन, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स कॉन्ट्रैक्टर लिंक एंड अंडरमाइन द इंटेग्रिटी। सर्टेन रिफॉर्म्स, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हमें चाहिए। अ सर्विस कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट इज लेजिटिमेट एंड नॉट टुवर्ड्स अ सर्टेन पार्टी एंड और इट्स आइडियोलॉजी। रिफॉर्म मेजर्स, सिविल सर्विसेज बोर्ड एंड फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, TSR सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कुछ डायरेक्शन थे कि आप ये जो आर्बिट्ररी ट्रांसफर हो रहा है उसे कर्ब कीजिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल लेके आइए एंड 360 डिग्री रिव्यूज लेके आइए टू स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी। सेकंड ARC ने कहा है डोमेन एक्सपर्टीज लेके आइए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड इंसुलेशन फ्रॉम द अनड्यू इन्फ्लुएंस। गुजरात 2021 GPSC में क्वेश्चन था, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इज देयर अ नीड फॉर अ फ्यू मोर सच ऑल इंडिया सर्विसेज इन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास पुलिसिंग के लिए है, फॉरेन सर्विसेज के लिए है, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या और ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए फॉर एनी अदर डिपार्टमेंट? एक्सप्लेन। सोशल ऑडिट एंड कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यही है सारी चीजों के आधार फॉर योर सिटीजन चार्टर, फॉर योर गुड गवर्नेंस, फॉर योर ई गवर्नेंस, एवरीथिंग। तो बेसिकली व्हाट इज अ सोशल ऑडिट? इट इज अ प्रोसेस इन विच the beneficiaries and the public review the details of a scheme,
project or public expenditure against official records to verify whether the intended benefits actually reach the people. Simple है. Beneficiary and the public review of the details of a scheme, project or policy, ठीक है, against official records to verify whether the intended benefits actually reach the people. It is a tool of public accountability that involves community in examining and evaluating the performance of government programs. ये सोशल ऑडिट कोई एजेंसी नहीं कर रही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कोई एजेंसी रिक्रूट की है और वो ये कर रही है. इट इज डन बाय द स्टेक होल्डर्स विच इन्वॉल्व्स पब्लिक, द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो ये सारी चीजें इवैल्यूएशन कर रही है एट द ग्रास रूट लेवल. Unlike financial audit which check the accounts, social audit examine the social impact, honesty and effectiveness of public expenditure, placing citizens rather than official at the center of oversight. हमें कंसिडरेशन किया जा रहा है, ठीक है. लीगल बेसिस एमजी नरेगा 2005, इसमें सोशल, ये पहला ऐसा लॉ है जिसमें सोशल ऑडिट को मैंडेटरी किया है. Audit Rules 2011, MG Narega Audit of Scheme Rules 2011 set up independent social audit units in the states. Meghalaya Act 2017, the Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act of 2017, first law to extend social audit to multiple government scheme and not just मनरेगा. तो ये मेघालय में applicable है, one of the very important steps taken by the government. Social audit has since been extended to programs like National Food Security Act, PDS and the social pension schemes. सोशल ऑडिट के सबसे इंपॉर्टेंट की एक्टर्स हैं ग्राम सभा, ठीक है, इनके थ्रू ही ये सारी चीजें होगी. इट इज अ सॉवरेन बॉडी दैट कंडक्ट्स एंड रेटिफाइज द ऑडिट. Social audit units, independent state bodies facilitating audits kept secret from the implementers. CAG है आपका, ठीक है, which provides technical guidance and standards for the audit units. Village social auditors or the resources persons, trained locals who verify records against the actual work. Public hearing, जन सुनवाई, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जन सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि उनको घर प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला भी है कि नहीं मिला है, ठीक है. ओपन फोरम वेयर फाइंडिंग्स आर रेड आउट एंड ग्रीवेंसेस आर एड. तो सोशल ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी ले आएगी, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ओपन होंगे, एक्सपेंडिचर ओपन होगा, पब्लिक की स्क्रूटनी होगी, ठीक है, ये तब सारी चीजें क्लियर होगी कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे चीज क्या हुई है. फिर आएगा अकाउंटेबिलिटी. अगर चीजें बाहर आएंगी, भाई 10 जो है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर 10 टॉयलेट्स बनने थे जिसकी जगह पे 8 ही बने हैं, लेकिन पैसा पूरे 10 का लिया गया है, तो बाकी 2 टॉयलेट्स कहां पे हैं? तो जब इन क्वेश्चंस रेज होंगे तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी. Person who in the charge will be accountable to answer. So in future also this will raise the accountability कि भाई ऑडिट में चीजें बाहर आएंगी. Detects corruption, yes, क्योंकि जब घोस्ट बेनिफिशियरीज एक्सपोज होंगे, ठीक है, फेक वर्क बाहर आएगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाहर आएगा, तो करप्शन जो है वहां पे डिटेक्ट होगा. इवेंचुअली यू विल रीच टू द रूट ऑफ करप्शन. एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारी ग्राम सभा है वो स्ट्रेंथन हो रही है, डेमोक्रेसी डीपन हो रही है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो है हमारे सिस्टम में इनकलकेट हो रही है. But then certain challenges will also exist. सबसे पहले लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. क्यों लैक ऑफ इंडिपेंडेंस? भाई सोशल ऑडिट हमने ले तो आए कि भाई हम इन चीजों का सोशल ऑडिट करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, मैन पावर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो वहां पे जो है उसके लिए हमें किसी ना किसी एजेंसी के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, बिकॉज दिस आर द बेसिक थिंग्स जिसके थ्रू हम ऑडिट कर सकते हैं. वीक फॉलो अप एक्शन, एक बार ऑडिट हो गया उसके बाद फॉलो अप कौन लेगा, ठीक है. तो फाइंडिंग्स नॉट एक्टेड अपॉन, रिकवरी एंड पेनल्टीज रेयरली एनफोर्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट,
इंटिमिडेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स, लो अवेयरनेस एंड कैपेसिटी। हमारे ग्राम सभा को हमने स्ट्रेंथन तो कर दिया, बोल दिया बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, लेकिन सोशल ऑडिट करने के लिए लोग चाहिए। विलेज लेवल पे वो लोग ट्रेंड ही नहीं है। एजुकेशन की कमी, डिजिटल लिटरेसी की कमी, डिजिटल पेनिट्रेशन की कमी, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो चीज हो नहीं पाएगी। और जब इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, तो पुअरली पे होगा तो पब्लिक नहीं इजीली आएगी, ठीक है, और आपको जो कुछ भी है उससे काम चलाना पड़ेगा, तो वो जो सोशल ऑडिट होगा वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। एंड देन यू हैव पुअर रिकॉर्ड एक्सेस, डिलेड और मैनिपुलेटेड रिकॉर्ड डिटेक्ट्स द वेरिफिकेशन। तो कुछ वे फॉरवर्ड, सबसे पहले सोशल ऑडिट यूनिट्स को स्ट्रेंथन करना, इसके लिए प्रॉपर एक फाइनेंशियल गारंटी आना कि भाई इतना ग्रांट हम सोशल ऑडिट के लिए दे रहे हैं, फंक्शनल इंडिपेंडेंस लाना, एडिक्वेट स्टाफ मिलना और कैग के थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना। मैंडेटरी एक्शन फॉलो अप कंपल्सरी होगा विद टाइम बाउंड रिकवरी पेनल्टीज एंड री ऑडिट, वाइडर कवरेज। तो वी नीड टू एक्सटेंड सोशल ऑडिट बियॉन्ड मनरेगा टू ऑल द वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, चाहे आपका आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, जन धन योजना हो गई, या फिर आपका गरीब कल्याण योजना हो गई। देयर आर एक्स नंबर ऑफ स्कीम्स गोइंग ऑन इन बाय द गवर्नमेंट, तो उन सब का जो है सोशल ऑडिट होना चाहिए। जीपीएससी 2023 में मेंस में क्वेश्चन था, हैज सोशल ऑडिट पेव द वे फॉर अ रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल एंड एथिकल गवर्नेंस प्रोसेस? डिस्कस। क्या हुआ है सोशल ऑडिट के थ्रू? तो सोशल ऑडिट क्या है, उसके पिलर्स क्या है, कैसे होता है एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं। 2025 में व्हाट आर द इंपेडिमेंट्स इन कंडक्टिंग एन इफेक्टिव सोशल ऑडिट? सजेस्ट अ मॉडल सोशल ऑडिट स्कीम फॉर एनी वन रूरल डेवलपमेंट स्कीम। रूरल डेवलपमेंट स्कीम, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना कि रूरल डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, आपकी ग्रामीण आवास योजना हो गई, बहुत सारी स्कीम्स है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इन सब का डेवलपमेंट में क्या रोल है, ठीक है। अब डेवलपमेंट इज नॉट डिलीवर्ड बाय द स्टेट अलोन. It is a co-produced by a web of non-state actors that mobilize people, deliver services, voice demands and hold government to account, basically making them accountable. तो सिविल सोसाइटी ये क्या है? It occupies the space between the state, the market and the family, जैसे कि वॉलेंट्री एसोसिएशन, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, फेथ ग्रुप्स, प्रोफेशनल बॉडीज एंड द मीडिया। तो ये जो सारे जितने भी हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है ना, ठीक है, व्हाट दे डू इज दे ब्रिज द गैप बिटवीन द सिटीजंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, डीपन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड ट्रांसलेट कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स इनटू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनटू ग्राउंड लेवल एक्शंस। सिविल सोसाइटी बेसिकली क्या है? एरेना ऑफ अनकोर्स कलेक्टिव एक्शन अराउंड द शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टेट एंड द प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट। वॉचडॉग रोल रखती है, करप्शन एक्सपोज करती है, लोगों के जो राइट्स वायलेट होते हैं उन्हें एक्सपोज करती है, पब्लिक प्रोग्राम्स, पॉलिसी, स्कीम्स उन्हें मॉनिटर कर रही है, एंड इट ब्रिंग्स इवेंचुअली द ट्रांसपेरेंसी। ड्राइवर बिहाइंड ब्रिंगिंग आरटीआई एक्ट, मनरेगा सोशल ऑडिट, participation and voice, aggregate citizens' preferences, enables deliberation and represent the marginalized women, tribals and the poor. Service deliveries, ये लोग जब बीच में आते हैं तो सर्विस डिलीवरी जो है फास्ट अप हो जाती है। Supplements the state in health, education, relief, skilling when reach or capacity is limited. What does NGO does? वही काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए, बट इवेंचुअली हमें पता है कि सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो एनजीओ की हेल्प लेके उन सर्विसेज को डिलीवर करवा पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को अवेयरनेस नहीं है अबाउट सर्टेन स्कीम्स, सरकार तो स्कीम दे रही है लेकिन अब घर घर जाके तो नहीं बता सकती, एडवर्टाइज कर दिया, गवर्नमेंट एजेंसीज में पोस्टर लगा दिए, सब कर दिया। नाउ व्हाट एनजीओ इज डूइंग? अवेयरनेस जनरेट करना। एनजीओ जो है सर्विस डिलीवरी और सिटीजन्स के बीच का जो गैप कम करना है वो काम कर रही है। आपको बता रही है कि ये आपकी के लिए सरकार ने स्कीम्स लेके आई है, एनरोल कीजिए इसमें, टेक द बेनिफिट्स ऑफ द सेम। तो वो जो सरकार की स्कीम्स है
वो पब्लिक तक इस तरीके से पहुंचती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप्स, जस्ट अ सेकेंड, who pools the savings and provide micro credit to members on the mutual trust. सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस, तो नाबार्ड है, पायोनियर प्रोग्राम है इनका, ठीक है। इनके जो फॉर्मल बैंक्स है, नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट बाय आउटरीच, एनआरएलएम एंड डे एनआरएलएम, ठीक है, डीएवाई एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन्होंने फीचर किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनटू विलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लस्टर लेवल फेडरेशन फॉर लाइवलीहुड्स एंड क्रेडिट्स। विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाती है, लीडरशिप लाती है, सोशल कैपिटल लाती है, विच रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। बियॉन्ड क्रेडिट, groups taken up for sanitation, nutrition, education and act as a delivery channels for the government schemes. NGOs, pressure groups, donors. तो सबसे पहले stakeholders and the roles. NGOs, इनका क्या काम है? Service delivery, advocacy and innovation. How they act? Field work, pilots, bringing the awareness, regulation under the FCRA 2010. प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं? सेक्शनल इंटर ग्रुप्स का आर्टिकुलेशन बाय लॉबिंग, पिटिशन, स्ट्राइक्स, पीआईएल, एजिटेशन, व्हाट रिसेंटली हैपेंड इन इंडिया। ट्रेड यूनियन एंड द प्रोफेशनल बॉडीज, इनका क्या काम है? वेजेस पे बार्गेनिंग करना, सर्विस कमिट कंडीशंस को इंप्रूव करवाना, एथिक्स कल चीजों को लेकर आना। डोनर एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, बायलेटरल, इनका क्या काम है? फंडिंग देना, टेक्निकल एड देना, पॉलिसी को कंडीशनैलिटी लाना। मीडिया एंड थिंक टैंक्स, रिसर्च करना, एक्सपोजर्स करना, फेलियर्स का एजेंडा सेट करना है। टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, सबसे पहले तो बिजनेस या ट्रेड, आपका FICCI हो गया, CI हो गया, एसोकैम हो गया। लॉबिंग द मिनिस्टर्स, मेमोरेंडा एंड द कैंपेन फंडिंग। फिर है आपका लेबर या ट्रेड यूनियन, ये स्ट्राइक्स करते हैं, बंद लाते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग लाते हैं, इनके अगेंस्ट या इनके बेटरमेंट के लिए अगर कोई चीज नहीं हो रही उसे एक्सपोज कर रहे हैं। एग्रेरियन प्रेशर बॉडीज, तो रिलीज करना, रोड ब्लॉक्स करना, धरनास, मास मोबिलाइजेशन, MSP को रेगुलेट करना, लीगलाइज करवाना, XYZ। प्रोफेशनल, बार काउंसिल्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेशन करना, एक्सपर्ट टेस्टिमनी देना, लिटिगेशंस में हेल्प आउट करना। कास्ट कम्युनिटी एंड आइडियोलॉजिकल ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया प्रेशर लाना, इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना। कंसर्न, तो सबसे पहला है आपके FCRA स्क्रूटनी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010, जो 2020 में भी अमेंड हुआ था। फॉरेन फंडिंग को इसने और टाइटनिंग कर दिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज, ड्रॉइंग डिबेट ऑन द श्रिंकिंग सिविक स्पेस। अकाउंटेबिलिटी गैप, यस, NGOs हैं, but certain NGOs are facing the charges of opacity, misuse of funds, ठीक है। Self regulation on auditing is being urged. Elite capture, pressure groups can skew policy towards organized resourceful interests over the unorganized poor. तो ये कुछ regulations इनमें लाने की जरूरत है। 2023 में GPSC को क्वेश्चन पूछा है, इन द डेवलपमेंट प्रोसेस बिसाइड्स द गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs हैव आल्सो बिकम द स्टेक होल्डर्स, एल्यूसिडेट द फेनोमेनन। पब्लिक सर्विसेज एक्ट, तो आपकी जो अब सर्विसेज का डिलीवरी हो रहा है उसके लिए भी अब एक्ट है कि टाइम बाउंड सर्विस का डिलीवरी हो और आपके पास उन सर्विसेज का राइट हो। तो राइट टू पब्लिक सर्विसेज लेजिस्लेशन गारंटीज सिटीजन्स द डिलीवरी ऑफ नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज, आपको सर्विसेज मिलना, ठीक है, उसकी गारंटी विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट एंड प्रोवाइड्स पेनल्टी ऑन ऑफिशियल्स हु डिफॉल्ट एंड एन अपील फॉर द अग्रीव्ड। सर्विसेज को डिलीवर करना, डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन द टाइम फ्रेम मैनर, यस, पेनल्टीज ऑन द ऑफिशियल्स हु आर अनेबल टू डू दैट एंड एन अपील फॉर द अग्रीव्ड। सिंपल सा है। तो ये क्या कर रहा है, अभी तक हमने देख लिया सर्विस डिलीवरी होना होना होना, अब ये लेजिस्लेशन बन गया है, अब मैंडेटरी है, नाउ इट इज जस्टिशिएबल। कन्वर्ट्स रूटीन सर्विसेज लाइक कास्ट, इनकम, डोमिसाइल एंड बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड्स, म्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यूटिलिटी कनेक्शन फ्रॉम अ मैटर ऑफ ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन इनटू एन एनफोर्सिएबल राइट।
नहीं हो रहा है, कोर्ट जाओगे, कोर्ट के थ्रू रिट पिटिशन करोगे, करवाएगा कोर्ट आपके लिए, ठीक है। This laws operationalizes the Citizens Charter's idea and the Sevuttam Service Delivery Framework and are a key tool of good governance and administrative accountability. अब ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, इसलिए इंडिविजुअली हर स्टेट को लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश लेकर आया था एमपी लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। फिर बिहार लेकर आए हैं बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 और अब तकरीबन 20 स्टेट्स में यह है इंक्लूडिंग गुजरात। तो कोर एलिमेंट है इनके नोटिफाइड सर्विसेज, ठीक है। देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज व्हिच द सिटीजन कैन क्लेम एज अ राइट। डेजिग्नेटेड और पब्लिक सर्विस ऑफिसर जो कि एक टाइम बाउंड डिलीवरी करेंगे विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम, स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, फिक्स नंबर ऑफ डेज फॉर ईच नोटिफाइड सर्विसेज, फर्स्ट एंड सेकंड अपील, हायर अथॉरिटीज को अपील करना इन द रीजन ऑफ डिले और रिफ्यूजल, पेनल्टी ऑन द डिफॉल्ट। तो जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जिसके थ्रू ये नहीं हुआ है काम, तो उनको पेनल्टी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। क्राइम नहीं है इसलिए जेल में नहीं जाएगा कोई, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। अ सिटीजन अप्लाइज फॉर नोटिफाइड सर्विसेज, रिसीव्स अ डेटेड एक्नॉलेजिंग स्टार्टिंग द क्लॉक। उसके बाद टाइम बाउंड डिलीवरी आना, तो जो ऑफिसर है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, उसकी ये ड्यूटी रहेगी कि वो टाइम बाउंड यानी कि स्टिपुलेटेड डेज में जो है वो सर्विसेज को दे, या अगर वो नहीं सर्विसेज दे पा रहे, फॉर एग्जाम्पल लैंड रिकॉर्ड्स में मॉडिफिकेशन चाहिए था, ठीक है, वो नहीं कर पाए हैं या नहीं कर सकते, उसका उसलिए वो जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट होने के लिए आपको सर्टेन रीजंस देना होगा कि आपने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की। अपील ऑन डिले, ठीक है, अगर टाइमली चीजें नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो आप एप्लीकेंट को जो एप्लीकेंट है वो अप्रोच करेगा। अगर वहां से भी कुछ नहीं हो रहा है तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी में भी वो जा सकते हैं। पेनल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर चीजें प्रूफ हो जाती हैं तो एक फाइन भी लगेगा ऑफिसर पे और डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले आ गया आपका सिटीजन्स चार्टर, जहां पे स्टैंडर्ड्स और टाइमलीनेस दिखाई जाएगी, बट ये नॉन जुडिशिएबल है। सेवोत्तम मोदक फ्रेमवर्क ऑफ चार्टर, रिट्रेस एंड सर्विसेज कैपेबिलिटी, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, मेक द टाइमलाइन लीगली एनफोर्सेबल विद पेनल्टी, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, ठीक है, ऑनलाइन फेसलेस ट्रैकेबल टाइम बाउंड डिलीवरी, एंड देन यू हैव ग्रीवियंस रिट्रेजल फोरम लाइक सीपी ग्राम्स, जहां पे आप आपकी सर्विसेज नहीं मिलने पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस एम्पावरमेंट, ऑब्वियसली सिटीजन्स को ज्यादा हम इसके थ्रू एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपनी डिलीवरी जो सर्विसेज है वो ग्रांट कर सके, वो मांग सके, नहीं होने पे उनमें जो है कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है, प्लस जो करप्शन है सिस्टम में वो भी कम हो रहा है। लिमिटेशन, नैरो द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज, वीक अवेयरनेस, लो पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट फेटिग डाइल्यूट द इम्पैक्ट, ये एक इशू है। तो वे फॉरवर्ड, सर्विसेज जो नोटिफाइड रहेंगी उसका एक्सपेंशन करो, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज राइट टू सर्विस डिलीवरी एक्ट में लेकर आइए। Integrated with digital tracking, auto appeal and publicize the entitlements. GPSC 2019-21 में पूछ चुकी है, in spite of having Citizens Charter, Right to Information Act and the Public Services Act, transparency and responsiveness is yet to be fully achieved in the delivery of public services, such as the needful measures. 2019 discuss the main feature of public service code as recommended by the second ARC. सेकेंड ARC ने जो पब्लिक सर्विस कोड है उसके ऊपर क्वेश्चन किया था। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, सिंपल है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वो है जो किसी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज, सर्टेन एक्ट्स के थ्रू कुछ रेगुलेटरी बॉडी आती है, जैसे कि आपकी ट्राई है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड देन यू हैव क्वासी जुडिशियल बॉडीज, नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे जो है डिसीजन देती है, जो बाइंडिंग तो होते हैं लेकिन ये जुडिशियल बॉडी नहीं है।
तो स्टैट्यूटरी बॉडीज ये वही है जो मैंने कहा है मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया है, इन्होंने लिख के एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसके अलावा भी एक बॉडी होती है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज established by a specific law passed by legislation deriving powers and function from that same statute। आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, सीआईसी हो गया, एनसीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर, इवन द लोकपाल एनजीटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले स्टैट्यूटरी था लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल, सो दे कैन बी अल्टर्ड और अबॉलिश्ड बाय अमेंडिंग द पेरेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इसलिए इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकते। नेचर परफॉर्मिंग द एडवाइजरी, रिकमेंडेटरी, इन्वेस्टिगेटिव, रेगुलेटरी एंड द एडजुडिकेटरी रोल्स। कुछ बॉडीज जैसे कि आपकी आरबीआई हो गई, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आना, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी मार्केट्स में तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, जो स्टॉक एक्सचेंज और उनसे रिलेटेड इश्यूज है उसे रेगुलेट करना। टेलीकॉम ट्राई तो टैरिफ को सेट करना, क्वालिटी नॉर्म्स लेके आना, फेयर टेलीकॉम कंपटीशन को प्रमोट करना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिवेंट द कार्टेल सिस्टम, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, रेगुलेट मर्जर्स। इंश्योरेंस बॉडी IRDAI, लाइसेंस, सुपरवाइज एंड प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स एंड द सब्सक्राइबर। तो ये जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है वो सब इंडिपेंडेंट है क्योंकि इनकी ऑटोनॉमी है, फिक्स टेन्योर है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एक्सपर्ट है लीडरशिप एंड इंसुलेटिंग फ्रॉम द रेगुलेटर्स फ्रॉम डे टू डे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ठीक है ना। CCI, TRAI, इनकी अपॉइंटमेंट में और इनमें कोई ज्यादा हमको कचकच नहीं देखने को मिलती, पॉलिटिकली कोई रोल ही नहीं है पॉलिटिक्स का इसके अपॉइंटमेंट्स में। कंबाइंड पावर्स तो रेगुलेटर्स भी हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, लाइसेंसिंग एंड एनफोर्समेंट एंड एडजुडिकेट भी कर रहे हैं, पेनलाइज भी कर रहे हैं, तो इनके पास सब कंबाइंड पावर्स हैं, दे आर वेल इंडिपेंडेंट। अपील स्ट्रक्चर भी है, तो अब सेबी का है, ठीक है, तो इनके खुद के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स भी हैं। रेगुलर कोर्ट से भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इनका कोई लेना देना खास है नहीं। अकाउंटेबिलिटी, yes, now they are answerable to parliament and courts through annual reports, audit and judicial review, balancing autonomy with oversight। क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गया आपकी NGT, CAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, NCLT, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। डिस्टिंक्शन कंसर्न्स एंड द गुजरात एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही चलेगी, ठीक है, कोई ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू नहीं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज फॉलो नेचुरल जस्टिस, टेक एविडेंस, पास रीजनिंग ऑर्डर्स, बाइंडिंग ऑर्डर्स बट आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर जुडिशरी। सर्टेनली कंसर्न्स है, ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज ज्यादा है, एक्सेसिव हैवी अपॉइंटमेंट है, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, वीकनिंग द इंडिपेंडेंस। एल चंद्र का केस जहां पे हाईकोर्ट को ही जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख दिया था, बट देन एल चंद्र कुमार ने कहा कि भाई जो हाईकोर्ट है आप उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रख सकते। GPSC मेंस 2022 defines statutory bodies and the quasi-judicial bodies, examining the purpose of establishing such bodies and bring out the key differences between them. The most important of all, Whistleblower Protection Act। तो whistleblower क्या है बेसिकली? लोकपाल में या लोक आयुक्ता में आप जाके कंप्लेन कर रहे हो कि भाई XYZ पे जगह पे करप्शन हो रहा है, आपने इंफॉर्मेशन दे दी, बट यू हैव आस्क्ड टू कीप योर आइडेंटिटी सेफ, यू शुड बी एन ऑटोनॉमस पर्सन, ठीक है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेफ रहेगी और आपको इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो अ विसल ब्लोअर इज अ पर्सन, usually an insider, who discloses information about corruption, willful misuse of power, criminal offenses, wrongdoing in a public authority, ये चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के क्यों एक्सपोज करेगा? until and until the government is protecting him or her। तो ये एक्ट जो है वही काम कर रही है। अब ये 2014 में आ रही है, देखो 1950 से नहीं है, 2014 में आ रही है,
क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पे आरटीआई एक्टिविस्ट का एक्सीडेंट होना, मर्डर होना, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। सबसे पहला सत्येंद्र दुबे 2003 में हाईवे इंजीनियर थे, इनका मर्डर होता है और बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट के जो डेंजर फेस होता है था इनको, तो इसीलिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई सरकार कि भाई अब आप खुल के चीजों को एक्सपोज कीजिए, कीपिंग योर आइडेंटिटी सेफ, गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो सर्टेन डेफिनेशन, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, a complaint alleging corruption, willful misuse of power or a criminal offense by a public servant. Competent authority होगी यहाँ पे CVC, which is designated by the center to receive and inquire into the disclosure. Who can disclose? Any person, a public servant, an NGO or any ordinary citizen can make a disclosure. Coverage extends to central and state public servant, minister and employees of government bodies and companies, but excludes the स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स एंड द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के एक्सपोजर्स जो भी है, आप बाहर आके कुछ भी एक्सपोज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड एंड यू वोंट गेट एनी प्रोटेक्शन। तो स्टेज है, सबसे पहले तो डिस्क्लोजर फाइल करना है, रिटर्न कंप्लेंट विद वेरीफाइबल फैक्ट्स टू अ सीवीसी और कंपिटेंट अथॉरिटी। आइडेंटिटी ऑफ अ कंप्लेनेंट केप्ट कॉन्फिडेंशियल, नॉट टू बी रिवील्ड टू एनीवन। इंक्वायरी बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, आपने कंप्लेन दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम मान लेंगे, उस पर प्रॉपर इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट्स लाया जाएगा, समन्स निकाले जाएंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी थ्रू अथॉरिटी। फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेन्स हैं तो आपके ऊपर भी एक्शन लिए जाएगा। सेफगार्ड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, आपकी आइडेंटिटी जो है वो बाहर नहीं आएगी अनलेस द पर्सन कंसेंट्स टू डिस्क्लोजर। एंटी विक्टिमाइजेशन, protection against suspension, transfer, harassment or other reprisal linked to a genuine disclosure. Restoration, authority may direct that any victimization to be undone and the status quo restored. ये कब होगा? जब आपने कोई false complaints की होगी। Penalty for breach, revealing the complainant's identity or negligently causing exposure attracts punishment under the act. तो ये criminal act है। 2015 में अमेंडमेंट होता है, sought to bar disclosures under 10 wide categories, no independent protection agency। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था कि सीवीसी lacks dedicated witness और whistleblower security wing। पुलिस ही आपको सिक्योरिटी देगी, अलग से कोई एजेंसी नहीं है जो आपको सिक्योरिटी देगी। नो सेफ रिपोर्टिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, एक्ट कवर ओनली द पब्लिक सर्वेंट्स एंड नो प्राइवेट कॉर्पोरेट फंड। वहां पे जो धांधलियां हो रही है उसको एक्सपोजर करने के बाद उसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वीक प्रोटेक्शन एंड रूल डिलेज, रूल्स नॉट फॉलोइंग fully followed, notified at largely unoperationalized, overlap with the official secrets act। तो सिग्निफिकेंस है, एंटी करप्शन टूल है, ठीक है। अगर आपने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया है तो सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल, एंटी करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर होता है। RTI synergy, many disclosures build on information obtained through RTI Act 2005. Protecting activities sustains transparency and brings the reforms, demand to bring the reforms in the civil society. स्टैंड अलोन प्रोटेक्शन एजेंसी है, विटनेस सिक्योरिटी है एंड प्राइवेट सेक्टर को कवरेज नहीं मिल रहा है, ये एक कंसर्न है। तो 2019 में जीपीएससी में सीधा क्वेश्चन था, हैज द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द आरटीआई फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजंस। तो आपको इसके सारे जो है प्रोविजंस पता होने चाहिए और क्या उसके बाद भी आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर या ये सारी चीजें हुई हैं। 2015 यूपीएससी, just after the act, if the amendment bill to the whistleblower act 2011 table in the parliament is passed, there may be no one left to protect, critically evaluate। तो इस बिल का क्रिटिकल एनालिसिस करना था, ठीक है। बिल तभी आया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स, सारी चीजें आती रहती थी। सो दैट्स इट फॉर द डे, the 10 topics on the public administration. If you want any other topic to be discussed in detail, please let us know. कोई और टॉपिक है जो OTP के थ्रू हम कवर अप करें तो वो भी आप हमें बताइए। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको अवेलेबल है एंड ऑल्सो थ्रू द फ्री रिसोर्सेज सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट।
So till then, thank you and all the best.